नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसंबर को FRI में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर आयोजन स्थल पर की गई सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 9 दिसंबर को समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत अभी 3 लाख करोड़ के करार किए जा चुके हैं, जबकि 44,000 करोड़ के करारों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देखिए, जब हम इन्वेस्टर समिट करने के लिए शुरू में हमने जब तैयारियां शुरू करी तो उसको बहुत ही जैसे शून्य से हमने कहा कि इसको हम शुरू करेंगे। शून्य से सबसे पहले तो हमने अपने सभी जो हमारे यहाँ पर लगे हुए उद्योग थे, जो हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, उद्योग समूह के लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा वार्ता की, उनके सुझाव लिए और उन्होंने जो हमको कुछ समस्याएं बताई, कुछ पॉलिसीज में उन्होंने संशोधन की बात करी, हमने उन सबको जो है अपने कार्यक्रमों में लिया, अपनी पॉलिसियों में लिया और लगभग 27 से अधिक 30 के लगभग पॉलिसी हमने नई बनाई। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए आज से ही मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। देहरादून एयरपोर्ट पर देश विदेश से आने वाली उद्यमी मेहमानों का स्वागत ढोल, दमाऊ की थाप और तुलसी की माला पहनाकर किया जाएगा। आने वाले डेलीगेट्स का स्वागत संस्कृति विभाग के 15 कलाकारों की ओर से किया जाएगा। सबसे पहले तिलक लगाया जाएगा और साथ में तुलसी की माला भी पहनाई जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हम लोग हैं संस्कृति विभाग से, हमारी टीम है कोटद्वार से, हम लोग हैं पौड़ी से। मनसा लोक कला सांस्कृतिक हमारी टीम का नाम है। और कल यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं और उनके साथ और भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो कल हम उनका अपना संस्कृति के पारंपरिक अनुसार हम उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। इधर 8 दिसंबर से देहरादून में होने जा रही 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जरूरी सभी सुविधाएं जुटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। देश विदेश के उद्योगपति मेहमान जब जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उन्हें देवभूमि उत्तराखंड को नजदीक से जानने और समझने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देशों पर उत्तराखंड संस्कृति विभाग और SDDA की ओर से जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर डोईवाला और देहरादून तक सभी दीवारों और सड़क के बीच बने डिवाइडर पर एम्पड़ को उकेरा जा रहा है ताकि विदेशी मेहमानों को ये अपनी ओर आकर्षित कर सके। उत्तराखंड की लोक कला को दर्शाना चाहते हैं और जिससे सब जो लोग आ रहे हैं उसकी तरफ आकर्षित हो। ये उत्तराखंड की, पर हम इसे नेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं और ताकि सब लोग इसे जाने, देखें और समझें। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के चलते शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 8 और 9 दिसंबर को नगर निगम देहरादून के सभी शासकीय और अशासकीय निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं VVIP के आने और उनकी सुरक्षा को लेकर यातायात रूट बदलाव के चलते सभी मार्ग से प्रभावित शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं व अभिभावकों को आने जाने में कोई समस्या न हो, जिसके चलते जिलाधिकारी सोनिका ने भी आदेश जारी कर दिया है। देहरादून में 2 दिवसीय आयोजित होने वाले कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर वन विभाग ने भी हिस्सा लिया। वन विभाग ने अपनी उपस्थिति दिखाते हुए 1000 करोड़ के MOU साइन किए। वन विभाग ने कार्बन फाइनेंसिंग के क्षेत्र में रुचि दिखाते हुए समझौते पर साइन किए। खबर देहरादून से है, जहां आवास विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के सभागार में निवेशकों के साथ बैठक ली। 8 दिसंबर को शुरू होने वाले कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर आवास विभाग के माध्यम से बहुत से निवेशक प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ निवेशकों ने आवास विभाग से संबंधित MOU साझा किए, तो वहीं कुछ निवेशक कल MOU साझा करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि इस इन्वेस्टर समिट से स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।
खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड शासन ने सचिवालय संघ की मांग को स्वीकार कर लिया है। वैश्विक सम्मेलन को देखते हुए 8 दिसंबर को सचिवालय बंद रहेगा और कर्मचारी को अवकाश मिलेगा। इस अवकाश की जगह 16 दिसंबर को सचिवालय खुला रहेगा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। एफआरआई में सीएम धामी ने अधिकारियों से खास बातचीत कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एफआरआई का जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंचे हुए हैं। तैयारियों की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आयोजन में कोई कमी ना रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ऐसे में तैयारियों को पहले से ही पूरा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सरकार ने जो लक्ष्य चुना था, 2.5 लाख करोड़ के निवेश का जो लक्ष्य चुना था, उस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। अब सरकार की कोशिश है कि ग्राउंडिंग की जाए, यानी जो निवेश हो चुका है उसको ग्राउंडिंग किया जाए। अब धामी सरकार की कोशिश लगातार इसी रूप में है कि जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है वो राज्य के विकास के लिए हो, उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सरकार चाहती है कि राज्य का समुचित विकास हो, उसके लिए सरकार अभी से ही प्रयासरत यहाँ पर दिख रही है। कोशिश यही है सरकार की कि राज्य के युवाओं को और राज्य के चौमुखी विकास को ये इन्वेस्टर समिट के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। इन्वेस्टर समिट के मुख्य आयोजन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन स्थल पर लगे विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। इन्हीं स्टॉलों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ के साथ साथ उनका जो 15 मिनट का जो समय होगा वो उत्तराखंड के इस इन्वेस्टर समिट के जो मुख्य आयोजनों में से एक है स्टॉल वाला, वहां पर यहाँ पर रहने वाला है। यही वो जगह है जहाँ पर विभिन्न विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जानकारी होगी जो आम जनता के लिए दी जा रही है। किस प्रकार से उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे उत्तराखंड की आर्थिकी और मजबूत यहाँ पर हो सकती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार भविष्य के लिए करना चाहती है ताकि उत्तराखंड राज्य अग्रिम राज्यों में शुमार हो सके। उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उस पर जिस पर सरकार की योजना है वो सब चीजें यहाँ पर रखी गई है। 15 मिनट का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं हॉस्टलों, इन्हीं जो स्टॉल यहाँ पर लगाए गए उन स्टॉलों को देखने में यहाँ पर लगाएंगे और इन 15 मिनट में वो सब चीजें यहाँ पर रहेंगी। प्रधानमंत्री भी उन सब चीजों को जानने का काम यहाँ पर करेंगे कि उत्तराखंड राज्य किस प्रकार से समग्र राज्य की श्रेणी में शुमार होने जा रहा है, अग्रिम राज्य बनने जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की जो योजना है वो किस प्रकार से रहने वाली है, उन सब चीजों की जानकारी यहीं पर होगी और प्रधानमंत्री का कीमती समय यहाँ पर होगा। यानी इन्वेस्टर समिट का जो मुख्य आयोजन है, मुख्य आयोजन के साथ साथ ये मुख्य आयोजन स्थल भी है जहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे। और इसके बाद कह सकते हैं कि इसी इन्वेस्टर समिट के आयोजन के बाद स्टॉल देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रमुख उद्योगपति होंगे उनके साथ समय बिताएंगे। प्रमुख आयोजन इसलिए भी कहा जा सकता है इसको क्योंकि यही से वो योजनाएं जो आम जनता के लिए बन रही है और राज्य सरकार की जरूरत है। तो कह सकते हैं धामी सरकार उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए, उनके राज्य के चौमुखी विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, उनकी आर्थिकी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देहरादून पूरा तैयार हो चुका है। इससे अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। सरकार का फोकस अब ग्राउंडिंग पर ज्यादा है। सरकार की माने तो यह इन्वेस्टर समिट राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में निवेश के इच्छुक उद्योगपति घरानों और समूहों के लिए रेड कारपेट बिछ चुके हैं। देहरादून में आयोजित हो रहे इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी के साथ अंबानी, अडानी जैसे बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं। मगर क्यों है इतराज, आज इसी पर करेंगे बात। उत्तराखंड राज्य में निवेश के तमाम उद्योगपति घरानों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया है। देहरादून में होने जा रही इस इन्वेस्टर्स समिट का आगाज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंबानी, अडानी जैसे बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने तो इन्वेस्टर्स समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन उस लक्ष्य से ऊपर धामी सरकार एमओयू साइन करने का दावा कर रही है। धामी सरकार का फोकस भी अब एमओयू साइन हुए तमाम औद्योगिक घरानों के साथ निवेश को धरातल पर उतारने का है, जिससे राज्य में विकास और रोजगार दोनों को रफ्तार मिल सके।
बकायदा पूरे होमवर्क के साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा चुकी है। हमने 2.5 लाख करोड़ का एक टारगेट रखा था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो फाइनल इवेंट है वो शुरू होने से पहले ही उस टारगेट को हम लोग पार कर चुके हैं। अभी 8 तारीख को भी MOUs होंगे। मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली हम लोग 3-3.5 लाख करोड़ तक भी जा सकते हैं। जो हमारी अपनी ओन टारगेट है उसको पार कर चुके हैं। 40,000 करोड़ से लेकर के 50,000 करोड़ के बीच का जो ग्राउंडिंग का टारगेट है वो अचीव कर चुके हैं। यहाँ सरकार तैयारियों का पूरा लेखा जोखा लेकर बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे कांग्रेसी इस इन्वेस्टर्स समिट को एक राजनीतिक इवेंट बता रहे हैं और इसे 2024 के चुनाव की तैयारियों से जोड़कर कटाक्ष कर रहे हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं, अब वो भी सुनिए। ये सरकारें इस तरीके के इवेंट्स करती रहती हैं। ये इवेंट है और फिर चुनाव के नज़दीक कर रहे हैं तो ज़रा सा ज़्यादा सजा करके कर रहे हैं। सजाने के लिए कोई बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी ला रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को भी ला रहे हैं। हमें उसमें देखेंगे उसका क्या आउटकम है कि जितना राज्य खर्च भी कर रहा है उतना निकल भी रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप किसान की उपेक्षा करिए, मजदूरों की उपेक्षा करिए, बेरोजगारों की उपेक्षा करिए। इन सवालों को तो उठाना पड़ेगा। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य को 2025 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती है, जबकि सरकार की नीति और नियत पर अब विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन धामी सरकार फैसला कर चुकी है कि राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है। उसके लिए जो जरूरी कदम उठाने होंगे धामी सरकार कदम उठा रही है। मगर सवाल 2018 में हुई इन्वेस्टर्स समिट को लेकर है, जो बार बार विपक्ष की जुबान पर आ रहा है। अबे कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास परिसर में किया गया ट्यूलिप की 17 प्रजातियों का रोपण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सप्तनिक मुख्यमंत्री आवास परिसर में ट्यूलिप की 17 प्रजातियों के 4,000 बल्ब के रोपण कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि पिछले साल सीएम आवास परिसर में ट्यूलिप की 4,000 प्रजातियों के 400 बल्ब रोपित किए गए थे। मुख्यमंत्री आवास में इस वर्ष ब्लैक पर्पल बाई कलर प्रजाति के ट्यूलिप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। रुड़की में IIT इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेशों से 800 से अधिक प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया। वहीं सेमिनार का मुख्य उद्देश्य एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें नेट कार्बन जीरो को लेकर चर्चा हुई। वहीं प्रतिभागियों ने अपने रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने सुझाव दिए। IIT के निदेशक का कहना है कि 2030 तक 400 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में होनी चाहिए। डिवाइस के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर काम करना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कम लागत में कैसे इस डिवाइस को तैयार करके इससे फ़ायदा लिया जा सके, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जैसा कि हमारे जो चीफ गेस्ट जी ने बताया, डॉक्टर सारस्वत जी ने, कि जो कॉन्फ्रेंस है ये रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं कि 2030 तक जो है 400 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए और उसके बाद हर साल 40 गीगावाट एक्स्ट्रा जो है रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत से प्रयास इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है कि हम बहुत सा जो है चीज़ों को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाएं। तो उसमें जो आज की जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है और 800 से ज़्यादा इसमें प्रतिभागी हैं, जो विदेशों से और इंडिया से अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, और सब अपने अपने जो है कुछ कीनोट हैं, प्लिनी टॉक्स हैं, उसके अलावा पोस्टर्स हैं और एक्सपो भी एक लगी हुई है, जिसमें हम डिफेंस के काफ़ी प्रोडक्ट का भी एक्सपो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का पर्पज़ यही है कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो बैटरी की बात करें, ई व्हीकल की बात करें, उसके एप्लीकेशन की बात करें, मटेरियल डेवलपमेंट की बात करें, और जो पॉलिसी बन रही है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी बना रही है कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ाया जाए, तो उसको डिस्कस किया जाएगा।
देहरादून विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में सशस्त्र सेवा झंडा दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा कर्मियों ने संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को फ्लैग लगाया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 1 घंटे का सांकेतिक मौन उपवास रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी उनके साथ मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लंबे समय से गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है। साथ ही उन्होंने सरकार से गन्ने के दामों को बढ़ाने की अपील भी की। हम जो किसानों का अपमान किया है, 1100 रुपया जो है देवी आपदा पीड़ित किसानों को दिया है। गन्ना बर्बाद हो गया, धान बर्बाद हो गया, चरी बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ इकबालपुर चीनी मिल के किसानों का 100 करोड़ रुपया बाकी है, सरकार कोई जुम्बिश भी नहीं ले रही है। गन्ने की आधी पिराई हो गई है, अभी गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया है। हमारी मांग है 425 रुपया कम से कम होना चाहिए। उधर आप किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी और दिक्कतें हैं। तो ये सब बातें हैं जिनको लेकर के उपवास कर रहे हैं। हमने कहा भाई तुम अडानी अंबानी की खातिर करो, लेकिन ये किसानों का दर्द भी तो सुनो। तो किसानों का दर्द सुने, इसलिए हम गांधी बाबा की शरण में आए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मंडल मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के बाहर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया था। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रेवती नंदन डंगवाल और जिला सचिव संजय नेगी के नेतृत्व में कार्मिक पुरानी पेंशन व्यवस्था को शीघ्र बहाल करने, मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों पर स्वीकृति क्षमता के अनुसार रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने समेत 21 सूत्रीय लंबी मांगों पर प्रशासन द्वारा अभी तक संज्ञान न लेने जाने पर नाराजगी जताई। इसमें एक्चुअल में ये बिल्कुल दो साल से हमारी मुख्य मांगे इसमें, जैसे पदोन्नति में शिथिलीकरण का मामला है, पुरानी पेंशन बहाली है, एसीबी का हमारा मामला था जो कि सरकार द्वारा जो है पूरा में बंद कर दिया था। इसको लेके चलते हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी बार बार शासन प्रशासन से बात करती आ रही है, लेकिन कतिपय अधिकारी कर्मचारी द्वारा बात करने के उपरांत भी आज तक जो है इसमें सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। इसको ले चलते आज पूरा प्रदेश एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में है। इसको उपरांत भी अगर सरकार द्वारा हमारे उसमें सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो 14 तारीख को हमारे पूरे जनपद में महारैली का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। राजधानी देहरादून में पूर्व विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक उमेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक चैंपियन ने वीडियो और कुछ तस्वीरें जारी कर उमेश कुमार पर एक महिला के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले की दिल्ली कोर्ट में 14 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। आज आपके सम्मुख आने का एक बहुत बड़ा कारण है, देवभूमि को कलंकित करने का कार्य जिस तथाकथित पत्रकार द्वारा, मैं तथाकथित वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि पत्रकार होके कभी कोई पत्रकार किसी पत्रकार को 5 करोड़ रुपए का नोटिस नहीं भेजता, शोषण नहीं करता। जो माननीय विधायक खानपुर बने हैं श्री उमेश कुमार, उनके द्वारा जो खुलेआम व्यभिचार, पराई नारी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का वीडियो तैयार किया गया, अभी आपको दिखाया जाएगा, और उस नारी से उसका फोन नंबर पूछ करके किस तरह से ब्लैकमेल करते हैं आपके सामने हम दिखा रहे हैं हमारे विधायक जी। शर्म आती है वो देवभूमि जिसमें हमारी मातृभूमि ने अपना खून दे करके हमें उत्तराखंड दिलवाया, उत्तरांचल दिलवाया, जहां नारियों को देवी के समान पूजा जाता है, वहां ऐसा व्यभिचारी बलात्कारी व्यक्ति देवभूमि में विधायक बनता है, वाकई दुर्भाग्य की बात है।
धर्मनगरी हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में आज पुलिस के साथ मिलकर हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने नशीली दवाइयों की बिक्री में मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। मेडिकल स्टोर की चेकिंग में 5 मेडिकल स्टोर अपने लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहे। वहीं 2 क्लिनिक में भी कोई दस्तावेज नहीं पाए गए, जिनको मौके पर ही ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बंद करवा दिया। थाना सिडकुल की टीम और हमारे द्वारा यहाँ पे मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण किए गए हैं। जैसा कि लगातार शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर वालों द्वारा बिना लाइसेंस के और कुछ क्लिनिक पे जो है नारकोटिक दवाइयाँ बेची जा रही हैं। उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पे 8-10 दुकानें चेक की हैं जिसमें क्लिनिक भी हैं। तो जहाँ पर लाइसेंस नहीं मिला है, कुछ लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है बट लाइसेंस अभी मिला नहीं है और वो दुकान खोल के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में दुकानें हमने बंद कराई है और कुछ क्लिनिक भी हैं जिनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, दवाइयाँ बेची जा रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस टीम ने 2 चोरों को करीब 10 लाख की कीमती के मोबाइल फोन व एसेसरीज के साथ पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार 12 नवंबर दीपावली की रात को बहादुराबाद थाना क्षेत्र पीठ बजर बमे एक दुकान पर सेंधमारी करके अज्ञात चोरों ने सामान चोरी कर लिया था। दोनों आरोपी नशे के आदी और नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे। गिरफ्तार पुलिस आरोपियों को पुलिस न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। थाना बहादुराबाद क्षेत्र में मोबाइल शॉप से दीपावली की रात को कुछ महंगे मोबाइल चोरी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसने पुलिस में तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया था और इसमें जो आगे की कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्तों को पकड़ा गया है और 457, 380 में इसमें अभियोग पंजीकृत क्योंकि किया गया था, उस पर आगे कार्रवाई करते हुए 40 से ऊपर मोबाइल मिले हैं जिनकी कीमत करीब 7 लाख से ऊपर की है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई को करते हुए लगभग सारा ही सामान रिकवर किया गया है। मेरी ओर से इसमें जो आवश्यक जो रिवार्ड है वो पुलिस टीम को दिया गया है। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।